हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे लेके आई हूँ टीजीटी, पीजीटी और एलटी का। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस समय आप लोगों को होम साइंस टेक्सटाइल पढ़ा रही थी, जिसमें कि मैंने 2 क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज ये टेक्सटाइल का तीसरा क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है, यानी कि मैंने आप लोगों को एक फ्रेम बना के दिया है कि आप अगर एलटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या सिलेबस आपको उसमें कवर करना होगा। इतनी बातें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, उसके उत्पत्ति के सिद्धांत को मैंने बताया, उसकी अवस्थाएं मैंने आपको बताई। मैंने इतनी पॉइंट आपको बताए यहाँ पे सेकंड वीडियो में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको बीए फाइनल ईयर का मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ये तो बात टीजीटी पीजीटी की हुई। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बीए फाइनल ईयर का, यानी कि जो आपका बीए फाइनल ईयर है उसका फर्स्ट पेपर भी आपका टेक्सटाइल है। ठीक है, टेक्सटाइल है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उनका पेपर भी अब होने वाला है तो उनके लिए भी इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी हमारा वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग आज मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था उसके बारे में आपको बता दिया। आज हम लोग वस्त्र विज्ञान में जो यहाँ पे आज देखेंगे वो देखेंगे रेशों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे रेशों का वर्गीकरण। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर इसको पेपर ऑफ व्यू के लिए पूछा जाए या समझा जाए तो ये आपका जो है रेशों का वर्गीकरण, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बीए, अगर हम लोग बीए की बात कर लेते हैं तो बीए में ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग को रेशा, मैंने जैसे आप लोग को बताया था पहली वीडियो में कि रेशा क्या है। तो रेशा जो हमारा, सबसे पहले हम लोग रेशा बनाते हैं, देन क्या करते हैं, रेशे से धागा बनाते हैं और उसके बाद धागे से कपड़ा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कपड़े का निर्माण करते हैं और उसके बाद हम लोग पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, पहनने योग्य कपड़ा हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ तक ये सबसे छोटी इकाई हम लोगों की क्या थी, यहाँ पे रेशा था। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। उसी तरह अगर कपड़े की बात कर ली जाए तो जो ये हम लोग वस्त्र धारण करते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, रेशा कहलाती है। ठीक, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई को ही रेशा कहा जाता है। तो रेशे के बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रेशे कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो रेशा आपका कितने प्रकार का होता है। तो रेशा सबसे पहले 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका लंबाई के आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा किसके आधार पे, स्रोत के आधार पे। ओके, एक आपका लंबाई के आधार पे और दूसरा आपका स्रोत के आधार पे, ये 2 प्रकार के पहले होता है। उसके बाद फिर से हम लोग लंबाई के आधार पे इसके 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में, तो 2 भागों में, जो कि आपका क्या है, तो पहला आपका है फिलामेंट। ओके, दूसरा आपका स्टेपल है। ठीक, ये 2 होते हैं। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है दीर्घाकार रेशा और इसको लघु आकार रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के ये हिंदी में होता है और ये इस तरह से इसके ये 2 प्रकार के रेशे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिलामेंट के बारे में जानते हैं। तो फिलामेंट कौन सा रेशा होता है, तो आप लोग बताएंगे फिलामेंट वह रेशा होता है जो लंबे रेशे होते हैं। ठीक है, जो लंबे रेशे होते हैं वो आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है। और दूसरी बात, इसमें रखा किसको जाता है, तो जितने आपके कृत्रिम रेशे होते हैं वो सारे फिलामेंट होते हैं। और इसी में एक और प्लस किया जाता है आपके रेशम को। रेशम आपका एक प्राकृतिक रेशा है, फिर भी इसको फिलामेंट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि लंबे रेशे को ही फिलामेंट
कहते हैं। दूसरी बात, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलामेंट का मेजर किस में किया जाता है या फिलामेंट को मापा किस में जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि फिलामेंट को जो है मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लें स्टेपल की। तो स्टेपल कौन सा रेशा होता है, क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे ही बनता है कि स्टेपल रेशे को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे जो छोटे रेशे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, छोटे रेशे को स्टेपल कहा जाता है। और इसमें आते कौन से हैं, तो इसमें जितने प्राकृतिक आप लोगों के रेशे होते हैं वो किस में आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वो स्टेपल में आते हैं। प्राकृतिक रेशा आपका रेशम भी है, अभी मैंने बताया ये रेशम होते हुए भी ये किस में मेजर किया जाता है, तो ये आपका किस में, फिलामेंट में आता है। अब इसको मापा कैसे जाता है, तो आप बताएंगे इसको इंच में मेजर किया जाता है, किस में, इंच में इसको मेजर किया जाता है। ठीक, इतनी बात आप लोगों ने जान ली। अब हम लोग फिलामेंट को देखेंगे, तो फिलामेंट आप लोग का फिर दो प्रकार का हो जाता है। ठीक, दो प्रकार का आपका फिलामेंट फिर से हो जाता है, यहाँ देख लीजिए फिलामेंट ये दो प्रकार का होता है। ओके, एक आपका होता है मोनो, एक होता है आपका मल्टी। ठीक है, यानी कि मोनो का मतलब क्या हुआ, एक रेशिए फिलामेंट। ठीक, एक रेशिए फिलामेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है बहुरेशिए फिलामेंट। ओके, तो एक रेशिए का मतलब जब हम एक ही प्रकार के फिलामेंट का प्रयोग करके किसी धागे का निर्माण करते हैं, यानी कि जिसकी लंबाई, जिसका आकार, जिसके गुण सेम हो, उन रेशों को मिला के जब हम धागे का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनो फिलामेंट कहते हैं, एक रेशिए फिलामेंट कहा जाता है। मल्टी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मल्टी कई कलर का, जैसे कि अगर कलर की बात करें तो कई कलरों में मल्टी कलर, तो इस तरह से उसी तरह आपका बहुरेशिए यानी कि मल्टी प्रकार के रेशों को मिला के जब हम धागे का निर्माण करते हैं, फिलामेंट का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी या बहुरेशिए फिलामेंट कहा जाता है। तो ये तो आपका अगर हम लोग देखें तो ये हमने आपको किसके आधार पे बताया, लंबाई के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। ये दो प्रकार के होते हैं आपका फिलामेंट और स्टेपल। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, फिलामेंट भी आपका दो प्रकार का होता है, एक मोनो एक मल्टी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखेंगे स्रोत के आधार पे वर्गीकरण, किसके आधार पे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्रोत के आधार पे वर्गीकरण। ठीक, तो स्रोत के आधार पे कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, तो एक आप बताएंगे प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक रेशा होता है, और दूसरा आपका कृत्रिम होता है, कृत्रिम रेशा। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका स्रोत के आधार पे, या इसी को कहा जाता है प्राप्ति के आधार पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको आप चाहे स्रोत के आधार पे कह लीजिए, चाहे प्राप्ति के आधार पे कर लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और अगर फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो यानी को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तीन भागों में हो जाता है। ठीक है, कितने भागों में, तीन भागों में होता है। एक आपका क्या होगा, वनस्पतिक रेशा, दूसरा आपका क्या होगा, तो आपका प्राणिज जगत से जो प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उसे रखा जाएगा, और तीसरे में क्या रखा जाएगा, जो खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उन्हें यहाँ पे रखा जाएगा। तो हमने प्राकृतिक रेशे को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। अभी कृत्रिम की बात नहीं करते, अभी पहले हम लोग प्राकृतिक रेशे को देखते हैं। तो प्राकृतिक रेशे को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए, तीन भागों में, वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे, प्राणिज जगत से और खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आपका जो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं इसे क्या कहा जाता है, इसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, तो इसीलिए इसे
सेलुलोजिक जो है रेशा कहा जाता है किसे, तो आपके जो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे सेलुलोजिक कोशिका भी कहा जाता है। आप लोग का क्वेश्चन भी बनता है कौन से रेशे को सेलुलोजिक रेशा कहा जाता है, तो जितने आपके प्राकृतिक वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे होंगे वो कैसे रेशे होंगे, तो सेलुलोजिक होंगे। अब यहीं पे आप लोगों का प्राणी जगत के रेशे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो प्रोटीन जन रेशे होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए प्रोटीन जन रेशा इसे कहा जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका प्राणी जगत में कौन सा तत्व विद्यमान होता है या कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसे प्रोटीन जन रेशा भी कहा जाता है। फिलहाल खनिज के लिए तो ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इन दोनों के लिए है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, आपके वनस्पतिक रेशे को, आप वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को फिर से 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में, तो 3 भागों में। पहला क्या होगा, जो बीज से हमें मिल रहा है, ठीक है, जो हमें बीज से मिल रहा है उसको रख देंगे। दूसरे को जो तने से हमें मिल रहे हैं उन रेशे को रखेंगे, और तीसरा जो होगा जो हमें पत्ती से प्राप्त हो रही हैं उन रेशे को रख दिया जाएगा। यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को फिर से हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में। तो वो 3 सा कौन है, तो आपका जो बीज से प्राप्त हो रहा है, दूसरा जो है तने से, तीसरा जो है आपका पत्ते से। तो बीज से प्राप्त होने वाला आपका सबसे पहला नाम क्या आता है, तो आप लोग बताएंगे कपास आता है। क्या आता है, कपास आता है। और दूसरा क्या होता है, तो कपोक होता है। क्या होता है, कपोक होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा से ऊपर लिखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो आपकी प्राकृतिक रेशे हैं इस तरह से लिखते हैं। प्राकृतिक रेशे को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला आपका क्या था, वनस्पतिक जगत से, दूसरा आपका प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे, तीसरा खनिज। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसको 3 भागों में डिवाइड किया, जो कि आपका क्या है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, और दूसरा क्या था आपका, तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा क्या था, तो पत्ते से प्राप्त या पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। तो बीज से प्राप्त होने वाला हमने आपको बताया क्या है, पहला आपका कपास है, दूसरा हमने आपको क्या बताया, तो बताया कापोक है। क्या है, कपोक है। और वहीं पे अगर हम पत्ती की बात कर लें तो पत्ती से भी हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं। पहले का नाम आता है पिन्ना, पहले का नाम आता है पिन्ना, दूसरा आपका शिशिल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने पत्ते को पहले लिख दिया। अगर आप लोग इन 2 नाम को यानी कि बीज से प्राप्त होने वाले और पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे को याद कर लेते हैं तो जितने बाकी बचेंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, तने में आ जाएंगे। तो ये याद हो जाएगा। तो तने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका नाम लेते हैं, लिनट का लेते हैं। दूसरा आपका हेम्प हो जाएगा, तीसरा आपका जूट हो जाएगा, उसके बाद आपका रेमी हो जाएगा, रेमी हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर पे अबाका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अबाका हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मनीना हो जाएगा। ठीक, इतने आपके तने में आते हैं, इतने आपके तने में आते हैं। आपका कोयल जो होता है इसी को नारियल के जो जूट होते हैं उसी को, नारियल के जूट से जो बनाया जाता है उसी को, इसको कहा जाता है कोयल को। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को डिटेल से पढ़ने को 3 मिलेगा। एक नीलन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, हेम्प के बारे में और जूट के बारे में। तो पहले कपास की बात कर लें तो कपास जो होता है, कपास बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वस्त्र बनाने में। और कपास को क्या कहा जाता है, तो कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कपास को वस्त्रों का राजा कहा जाता है।
ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग इसकी खेती कैसी होती है, इसका उत्पादन कहाँ पे होते हैं, इसके बनाने की विधियाँ क्या होती है, जब हम लोग कपास पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में पूरे विस्तार से हम लोग जानेंगे कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। कपोक की बात कर लेते हैं तो कपोक भी बीज से प्राप्त होने वाला एक रेशा है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग किसमें नहीं करते, वस्त्र बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें प्राकृतिक जो ऐंठन होती है उसकी कमी होती है। प्राकृतिक ऐंठन की कमी होने के कारण ही कपोक का जो रेशा प्राप्त होता है उसका हम लोग प्रयोग किसमें नहीं करते, वस्त्र बनाने में नहीं करते हैं। अब तने की बात, तो लिनन एक प्रकार का पौधा, हेम्प, जूट, ये सब एक प्रकार के पौधे होते हैं, उसके तने से रेशा बनाया जाता है। इसका डिटेल हम लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। पिन्ना जो होता है, पिन्ना जो आपका अनानास होता है, ठीक, अनानास होता है, उस अनानास के जो पत्ता होता है, उस अनानास का जो पत्ता होता है उससे रेशा प्राप्त किया जाता है, उसे ही पिन्ना कहा जाता है। और शीशल जो होता है, शीशल एक प्रकार का पेड़ होता है, उसके पत्ते से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक, उसके पत्ते से हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। तो इतनी बात आप लोगों की किसकी हो गई, तो ये आपका जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे थे उसकी हो गई। अब हम लोग यहाँ पे फिर बात करेंगे, तो किसकी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। तो इसमें दो आते हैं आपका, एक आता है सिल्क, दूसरा आपका ऊल। ठीक, ऊन हो गया आपका और रेशम हो गया, ये दो जो है आप लोगों का किस में आता है, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। इसको हमने क्या बताया था, तो हमने इसको बताया था कि इसमें प्रोटीन होती है। ठीक, इसको हमने क्या बताया था, जो प्राणी जगत के रेशे होते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे प्रोटीन जन रेशा भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऊन कैसे प्राप्त होते हैं, बालों से, यानी कि भेड़ की बाल हो गई, ऊँट की बाल हो गई, ये तो सारी डिटेल आप लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी एक कीड़े से प्राप्त होता है रेशम, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन जन रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अभी हमने आप लोग को क्या बताया कि रेशम को किस में रखा जाता है, जो रेशम होता है, रेशम, ठीक, रेशम को किस में रखा जाता है, तो आप लोगों को हमने बताया रेशम को किस में रखा जाता है, फिलामेंट में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्राकृतिक लंबाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसको फिलामेंट में रखा जाता है। अभी रेशम को राजसी वस्त्र भी कहा जाता है, रेशम को राजसी वस्त्र भी कहा जाता है। और प्लस अभी हमने आप लोग को बताया कि वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे वस्त्रों का राजा कपास को कहा जाता है। और यहीं पे अगर वस्त्रों की रानी की बात कर लें तो वस्त्रों की रानी जो होती है वो आपका रेशम होता है। क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे वस्त्रों की रानी रेशम होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है, तो आप रेशम पे टिक करेंगे। अगर राजा पूछता है तो किस पे करेंगे, तो आप लोग कपास के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात, यानी कि प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन आपके प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे कितने होते हैं, दो होते हैं, रेशम और ऊन। ठीक है, उसके बाद अब हम खनिज की बात कर लेते हैं। तो खनिज की अगर हम लोग बात करते हैं तो खनिज आपका 3 होता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपका सोना हो गया, ओके, चांदी हो गया आपका, और एक आपका क्या हो गया, एस्बेस्टस हो गया। ठीक है, एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस ये सोना चांदी क्या हो गया, जब आपकी कोई बनारसी साड़ी या कोई ऐसी होती है तो उसमें एक रेशे के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन एस्बेस्टस जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो आपकी अग्निरोधक जो वस्त्र बनते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एस्बेस्टस का प्रयोग जो है हम लोग अग्निरोधक जो वस्त्र बनता है उसमें प्रयोग करते हैं। और इसी में एक आपका आता है क्रिसोलाइट।
क्रिसोलाइट एक एस्बेस्टेट का ये एक प्रकार है जो कि क्रिसोलाइट होता है। और क्रिसोलाइट क्या होता है? क्रिसोलाइट इसकी एक उत्तम प्रजाति होती है या उत्तम किस्म की एस्बेस्टेट होता है जो कि क्या करता है, ये इससे उत्तम किस्म के, ठीक है, अग्निरोधक, उत्तम किस्म के अग्निरोधक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। किससे किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे क्रिसोलाइट से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने अभी तक किससे बात की? तो ये प्राकृतिक जगत से, यानी कि ये जो स्रोत के आधार पे मैंने आपको दो प्रकार का बताया था। स्रोत के आधार पे दो प्रकार के हमने आपको बताए थे, ठीक है, दो प्रकार बताए थे। एक आपका प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा और दूसरा क्या था? कृत्रिम। दूसरा कृत्रिम था। तो अभी हमने किसके बारे में बात किया? तो अभी हम लोग प्राकृतिक जगत से जो प्राप्त होने वाले रेशे थे उनके बारे में बात किया। तो प्राकृतिक रेशे को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, एक वनस्पतिक जगत से, एक प्राणिक जगत से, एक खनिज। ठीक, फिर वनस्पतिक जगत के तीन भागों में डिवाइड किया गया। इसको बीज में, तने में और पत्ते में रखा गया और इसको दो भागों में, एक आपका रेशम और एक सिल्क। और ये क्या था? इसके तीन प्रकार होते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टेट। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो हमने आपको बताया स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के आपको बताए थे? स्रोत के आधार पे दो बताए थे। तो प्राकृतिक के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कृत्रिम, यानी कृत्रिम जगत से जो हमें रेशे प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? तो कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं। अब कृत्रिम जगत को हम लोग यहाँ देखेंगे, जो इसके आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? पहला आपका होता है मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा। और दूसरा कौन सा होता है? तो आपका जो रसायन से, पूरी तरह से रसायन से तैयार किया जाता है उसको रखा जाता है। तो मानव निर्मित में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले की बात कर लें तो सबसे पहला आपका रेशा कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे रेयॉन है। कौन सा है? रेयॉन है। ठीक है, रेयॉन है सबसे पहला मानव निर्मित रेशा है। और दूसरे की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक आपका आता है लाइसोसेल। ठीक, लाइसोसेल एक दूसरा रेशा, ये दूसरा, पहला मानव निर्मित रेशा रेयॉन था और दूसरा जो आपका लाइसोसेल था। अब रेयॉन का देखा जाए, रेयॉन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें एक नाम आता है आप लोग का, काउंट हिलेरी डी चार्ल्टोनेट। ठीक, किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे काउंट हिलेरी डी चार्ल्टोनेट। ये क्वेश्चन बनता है कि रेयॉन का निर्माण किसने किया था? तो आपको इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले मानव निर्मित रेशा जो बना वो रेयॉन है। और किसने बनाया था? तो आपका काउंट हिलेरी डी चार्ल्टोनेट ने बनाया था। ठीक है, इस नाम को आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग अगर बात करते हैं, ये तो आपके रेयॉन की बात हो गई कि रेयॉन क्या है, किसने बनाया था। ये दो प्रकार के किसने बनाया था। उसके बाद फिर रेयॉन की बात कर लें तो आपका रेयॉन भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। कितने भागों में? तो फिर से रेयॉन तीन प्रकार के बनाए गए थे। पहला जो था वो क्या था? तो आप बताएंगे नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक, दूसरा जो था वो क्या था? तो आप बताएंगे क्रूप्रामोनियम। ओके, तीसरा जो था वो आपका विस्कस रेयॉन। ये तीन रेयॉन आपके आते हैं। ये तीन प्रकार के रेयॉन होते हैं। जब आप रेयॉन का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाया गया, किस प्रकार से इसकी तैयारी की गई और ये तीनों। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग छोटा सा जान लेते हैं कि आपका नाइट्रो सेलुलोज जो है इसका निर्माण या इसका मतलब जो अगर देखा जाए तो इसे किसने बनाया था? तो आप लोग बताएंगे कि जॉर्ज एडमंड्स जो थे, ये किस सन में नाइट्रो सेलुलोज का निर्माण किया? तो आप लोग बताएंगे
1884 में। किसमें? नहीं दिख रहा होगा। 1884 में किसने बनाया था? तो आप लोग बताएंगे कि इसको एडमर्स ने ओके 1884 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये बहुत खर्चीला या बहुत महंगा होने के कारण इसको ये क्या हुआ, इसका प्रचलन ये खर्चीला कह लीजिए, खर्चीला होने के कारण ये प्रचलन में नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप लोग बताएंगे नाइट्रोसेलुलोज जो है कि खर्चीला होने के कारण बहुत ज़्यादा ये क्या किया गया, ये प्रचलन में नहीं है। इसमें किस चीज़ों का प्रयोग किया गया था? तो आपका सेलुलोज हो गया और प्लस आपका नाइट्रोजन और प्लस गंधक को मिलाकर इसका निर्माण किया गया, लेकिन इसको बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा ये खर्चीला था, बहुत महंगा था, इसलिए ये प्रचलन में नहीं है। तो कौन सा? नाइट्रोसेलुलोज। अब अगर हम वहीं आगे क्रूप्रामोनियम की बात करते हैं तो इसे किसने बनाया? तो आप लोग बताएंगे एच डेस्पिटीज, ठीक है, डेस्पिसीज जो थे आपके वैज्ञानिक, इन्होंने इसका निर्माण किया था। और सन की बात करते हैं तो 1890 में। किसमें किया गया? तो 1890 में। और इसमें प्रयोग किसका किया गया? तो इसमें अमोनिया का प्रयोग किया गया। किसका? अमोनिया का प्रयोग किया गया। और ये अच्छा वस्त्र, इससे जो ये क्रूप्रामोनियम से जो वस्त्र रेयॉन था, इससे जो वस्त्र तैयार किया गया ये अच्छा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। बट क्या था? ये बहुत ही महंगा था, इसलिए महंगा होने के कारण भी इसका प्रचलन नहीं हुआ या इसको ज़्यादा प्रयोग में नहीं लिया गया आपका क्रूप्रामोनियम रेयॉन को। इसमें प्रयोग किसका किया गया? अमोनिया में। किस सन में आया? तो 1890 में। अब यहाँ पे विस्कोस की बात करेंगे तो विस्कोस जो है आपका 1892 में आया। सन बिल्कुल याद कर लीजिएगा, देखिए बिल्कुल सन 1840 नहीं है, 1884 में आया था आपका, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज। और अगर हम क्रूप्रामोनियम की बात करते हैं 1890 में और विस्कोस की बात करते हैं तो ये 1892 में आया था। इसको किसने बनाया? तो आप लोग बताएंगे वेबर और मिडिल ने। किसने? तो वेबर और मिडिल ने। ये बहुत ही सस्ता, इसमें भी क्या कहते हैं कास्टिक सोडा हो गया, सेल्यूलोज का प्रयोग रासायनिक विधि से इसको प्रयोग करके बनाया गया विस्कोस रेयॉन। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में भी है और ये सस्ता होने के कारण, ठीक, सस्ता होने के कारण ये क्या है, इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अभी तक इसका विकास किया जा रहा है, इसका प्रयोग होता है। इस सब के बारे में हम लोग रेयॉन के चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। ये तो बात हो गई आपकी मानव निर्मित रेशा। अब हम लोग बात करेंगे रसायन की। तो रसायन में आपका सबसे पहला रेयॉन नायलॉन आता है, ठीक है। नायलॉन की बात की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जादुई रेशा भी जादुई रेशा कहा जाता है, ठीक। इसमें ही नाम आता है आपका डेक्रॉन का, ऑर्लैंड का, ठीक है, और पॉलिएस्टर। ये सारे जितने रेशे होते हैं ये क्या होते हैं? आपके रसायन विधि से, सिर्फ और सिर्फ रसायन चीज़ों का, इसमें प्राकृतिक किसी भी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रसायन का प्रयोग करके ही इस रेशों का प्रयोग निर्माण किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको पूरा एक क्या बता दिया कि आपका ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको क्या एक वर्गीकृत करके आपको रेशे का वर्गीकरण यहाँ पे पढ़ाया गया। इसको एक बार हम लोग एक पूरा चार्ट बनाते हैं। अगर इसको हम लोग एक चार्ट बनाते हैं तो ठीक है, रेशे को वर्गीकरण का हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या था? लंबाई के आधार पे, ओके, दूसरा आपका स्रोत के आधार पे, इसी को प्राप्ति के आधार पे कहा जाता है। लंबाई के आधार पे ये दो था, तो आप बताएंगे फिलामेंट। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये एक छोटा सा चार्ट बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेपल के बारे में ये दो प्रकार के लंबाई के आधार पे बताए थे। स्रोत के आधार पे फिर देन हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था? तो इसे हमने दो भागों में, एक प्राकृतिक रेशा को रखा गया था और दूसरे को कृत्रिम रेशा में रखा गया था, ठीक है।
प्राकृतिक को देन फिर हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक वनस्पति जगत से जो प्राप्त होने वाले रेशे थे और दूसरा आपका जो था वो था प्राणिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे और तीसरा आपका खनिज था, खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। देन फिर हमने क्या किया, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे को 3 भागों में डिवाइड किया। एक बीज से प्राप्त होने वाला रेशा, दूसरा तने से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा। प्राणिक जगत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका इसमें 2 आता है, एक आपका रेशम आता है और दूसरा ऊन आता है। खनिज में भी 3 आते हैं, तो पहला सोना था आपका, तीसरा आपका चांदी था, ओके, और चौथा आपका एस्बेस्टस था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कृत्रिम में आप लोगों ने भी देखा, कृत्रिम में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या था, एक आपका मानव निर्मित रेशा था, मानव निर्मित रेशा था, ठीक है। दूसरा आपका रसायन से बने हुए रेशे थे। इसमें क्या आया था, तो इसमें आपका रेयॉन आया था, रेयॉन आया था, ओके। रेयॉन कितने प्रकार के थे, तो आप लोग बताएंगे रेयॉन फिर से कितने प्रकार के थे। तो रेयॉन आपके 3 प्रकार के थे। एक क्या था, नाइट्रो सेल्यूलोज था, ओके। दूसरा आपका क्या था, तो आप बताएंगे क्रूप्रामोनियम था। तीसरा आपका क्या था, तो तीसरा आप बताएंगे विस्कोस रेयॉन था। ये रेयॉन 3 प्रकार के आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद रसायन में आपने क्या पढ़ा था, तो नैलॉन हो गया आपका, ऑरलैन हो गया आपका, और डेक्रॉन हो गया आपका, पॉलिस्टर हो गया आपका, ठीक। इतना हम लोगों ने वर्गीकृत करके पढ़ा था। बीज में हम लोगों ने कपास पढ़ा था, ठीक, और कपोक। तने में लिनन हो गया आपका, हेम्प हो गया, जूट हो गया, और क्या था, रेमी हो गया, अबाका हो गया, ठीक, अबाका हो गया, रेमी हो गया, ये सारे चीज़ इसमें पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने पिन्ना और शीशल को देखा था। इस तरह से हमने पूरे वर्गीकृत करके इन रेशों को पढ़ा था। आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से मैंने आप लोग को पूरा एक जो है बताया कि कितने प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, किस तरह से रेशे होते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, चाहे आपका टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, तो ये सब में पूछे जाते हैं। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि कृत्रिम रेशों में किसे रखा जाता है, या कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कृत्रिम रेशे कौन से हैं, उसे चुनिए। आपसे पूछ लिया जाएगा प्राणिक जगत से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज़ करना होगा, ठीक। या प्रोटीन जन रेशे कौन से होते हैं, सेल्यूलोज रेशे कौन से होते हैं, सेल्यूलोजिक रेशे कौन से होते हैं, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इसको बना नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें हम लोग कपास के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, साथ में शेयर भी करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा आप लोगों के लिए। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।